हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम। बच्चों, रदरफोर्ड के मॉडल की कमी थी कि वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को समझा नहीं पाया। तो यहाँ पर हम आज बात करेंगे हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम की और किस प्रकार बोहर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या करता है, वो भी अपना टॉपिक है। तो सबसे पहले दिमाग में आना चाहिए कि स्पेक्ट्रम क्या होता है। हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की बात करेंगे। स्पेक्ट्रम क्या होता है? स्पेक्ट्रम क्या होता है कि जब भी क्या होता है, जब कोई प्रकाश प्रिज्म से गुजारा जाता है, आप समझना इस चीज को, या पढ़ चुके हो कि जब भी मैं प्रकाश को क्या करता हूँ, प्रिज्म से गुजारता हूँ, वो प्रकाश क्या होता है, उसके अवयवी रंगों में क्या होता है, टूट जाता है। और पर्दे पे हमको 7 रंग दिखाई देते हैं। क्या होते हैं? 7 रंग दिखाई देते हैं। आपको पता है VIBGY OR। तो ये 7 रंग हमको पर्दे पे क्या होते दिखाई देते हैं। और पर्दे पे हमको ये 7 रंगों की, ये होता है लगभग 4000 एंगस्ट्रॉम, ये होता है लगभग 7000 एंगस्ट्रॉम। ये जो होता है ना, ये अब ध्यान रखना 4000 से 7000, उसके बीच में हर एक तरंगदैर्ध्य की हमको एक रेखा दिखाई देगी। ये जो स्पेक्ट्रम होता है इसको कहते हैं सतत स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। ध्यान रखना कि जब मैंने प्रकाश को इससे गुजारा, आप इसके अवयवी रंगों में टूट गया, ये वर्ण विक्षेपण की घटना। इसका मतलब इस प्रकाश के अंदर हर रंग की तरंग, ये प्रकाश में हमें यही दिखती है, इसके नीचे भी होता है, इसके बाद भी होता है, पर हमको वो दिखाई नहीं देता। ये कैसा प्रकाश होता है? ये बच्चों दृश्य प्रकाश होता है। तो दृश्य प्रकाश के सारे रंग, अब इसमें 4000 होगा, बीच में 4001 एंगस्ट्रॉम, 4001.5 एंगस्ट्रॉम, 4002 एंगस्ट्रॉम, हर लाइन होती है। हर मतलब ये जो स्पेक्ट्रम होता है उसमें हर प्रकार की लाइन होती है। इससे और इसके बीच की हर लाइन, इसके हर तरंगदैर्ध्य की लाइन इसके अंदर होती है। तो ऐसा स्पेक्ट्रम सतत स्पेक्ट्रम होता है। तो स्पेक्ट्रम क्या होता है? अब यहाँ पर ये कोई भी तरंग हो, कोई भी विद्युत चुंबकीय तरंग हो, तो ध्यान रखना कि किसी भी पदार्थ के द्वारा उत्सर्जित व अवशोषित विद्युत चुंबकीय तरंग के तरंगदैर्ध्य का जो परास होती है, ये तरंगदैर्ध्य की परास है, इसको हम लोग क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अभी इसकी परिभाषा की हम लोग बात करते हैं। बच्चों, इसकी परिभाषा समझते हैं, ध्यान रखना। किसी पदार्थ द्वारा, देखो इसकी परिभाषा, ये डायग्राम इंपॉर्टेंट नहीं समझाने के लिए, किसी पदार्थ द्वारा, किसी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित या अवशोषित, उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, उत्सर्जित या अवशोषित विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्ध्य या आवर्ती। ज्यादातर हम बात करेंगे तरंगदैर्ध्य के बारे में, ज्यादा अपना ही काम आता है। तरंगदैर्ध्य उसका रिवर्स आवर्ती होता है। तरंगदैर्ध्य या आवर्ती की परास को उस पदार्थ का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पदार्थ का स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं? उस पदार्थ का स्पेक्ट्रम कहते हैं। अब ध्यान रखना, मतलब हर पदार्थ का क्या होगा? एक स्पेक्ट्रम होगा। अब ध्यान रखना, अब सतत और रेखीय उसकी हम व्याख्या करेंगे। पहले ये ध्यान रखना, स्पेक्ट्रम क्या हो गया कि जब प्रकाश, उस प्रकाश की विद्युत चुंबकीय तरंग है, मतलब उस प्रकाश से तरंग या तो उत्सर्जित हो रही है या वो अवशोषित कर रहा है, उस तरंग की तरंगदैर्ध्य की जो परास है। अब ये तरंगदैर्ध्य की परास के लिए हम लोग क्या करते हैं? उस पदार्थ की तरंग को, किसी भी पदार्थ से मान लो कोई तरंग उत्सर्जित हुई है, ये एक तरंग है किसी पदार्थ की। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। कैसी तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। जब इसको मैंने प्रिज्म से गुजारा तो ये क्या हो गई? उसके साथ अवयवी रंगों में क्या हो गई? टूट गई। उसके साथ अवयवी रंगों में क्या हो गई? टूट गई। तो हम देखते हैं यहाँ पर, ये यहाँ पे अलग अलग रंग हमको मिलते हैं, ध्यान रखना। हमको अलग अलग रंग मिलते हैं यहाँ पे, VIBGYOR।
अब अलग अलग हो सकते हैं। यहाँ पे ये जो है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ये हमारा दृश्य प्रकाश है, ये हमको दिखता है, इसके बाद की तरंगे हमको दिखती नहीं है, तो ये जो पर्दे पे हमको मिला इसी को हम क्या कहते हैं, स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो अब ये इस तरंग, हर तरंग का अपना स्पेक्ट्रम होगा, इसकी हम चर्चा करेंगे, ये स्पेक्ट्रम। और ध्यान रखना ये स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम भी बोलते हैं। ध्यान रखना कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। ध्यान रखना, पहले इसको नोट कर लो, फिर आगे बात करते हैं स्पेक्ट्रम के प्रकार के बारे में। होता कितने प्रकार का है, 2 प्रकार का है। ध्यान रखना। ठीक है, आगे देखो बच्चों, ये बात तो समझ में आ गई। अभी स्पेक्ट्रम कितने प्रकार का होता है, यह स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। पहला होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम, और दूसरा होता है अवशोषण। कितने प्रकार का हो गया, और 2 प्रकार का। उत्सर्जन एमिशन और एब्जॉर्प्शन, इसको बोलते हैं एमिशन। स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान रखना, मिस्टेक हो सकती है, इसको एब्जॉर्प्शन ध्यान रखना। तो हर, अब क्या होता है कि गैस का स्पेक्ट्रम, अब हम जब बात करेंगे किसी भी पदार्थ की, तो हर प्रकार का अलग अलग एक उत्सर्जन अवशोषण, पहले हम इसकी बात करेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या होता है, फिर हम बात करेंगे अवशोषण की। और ध्यान रखना, एक चीज ध्यान रखना, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम का जो अध्ययन है वो करने वाला वैज्ञानिक था बामर। अभी आपको बताऊंगा, बामर श्रेणी, लाइमन श्रेणी, पास्चन श्रेणी, ब्रैकेट श्रेणी, फंड श्रेणी, इसको नोट कर लो, फिर मैं आपको सारी बात करता हूँ। हम बात करेंगे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में, तो एक बार आप इसको नोट कर लो। अलग अलग गैसों के लिए यह स्पेक्ट्रम भिन्न भिन्न होता है। क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है, ध्यान रखना। तो ये सारी बातें आपको ध्यान रखनी, किसके बारे में, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। किसके बारे में, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। तो ध्यान रखना, अलग, या इसको बोल सकते हैं अद्वितीय होता है। हर गैस के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है। ध्यान रखना, इस आधार पे हम लोग गैस की पहचान कर सकते हैं। ध्यान रखना, ये मैं नीचे वाली चीज को मिटा सकता हूं। इस स्पेक्ट्रम के आधार पर, इस उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के आधार पर, स्पेक्ट्रम के आधार पर गैस की पहचान की जा सकती है। गैस की पहचान, अज्ञात गैस, अज्ञात गैस की पहचान की जा सकती है। अज्ञात गैस की पहचान की जा सकती है। इसी को हम फिंगरप्रिंट कहते हैं। गैसों का फिंगरप्रिंट जो होता है ना, जैसे अपने हर हाथ का फिंगरप्रिंट क्या होता है, अलग अलग होता है, डीएनए फिंगरप्रिंटिंग बोलते हैं ना, वही ध्यान रखना। अतः ये किसके कार्य करता है, फिंगरप्रिंट, यहाँ पे वर्ड लिख लेते हैं, फिंगरप्रिंट के रूप में कार्य करता है, फिंगरप्रिंट के। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम के बारे में। और इसका अध्ययन हम हाइड्रोजन के लिए सबसे पहले बामर ने किया था, उसकी चर्चा भी करेंगे। अभी आपको ये बात क्या करनी है, ध्यान रखनी है। अभी आपको ये चीज़ क्या करनी है, अच्छे से ध्यान रखनी है, इसको आप अच्छे से नोट कर लो, अच्छे से इस बात को आप नोट कर लो। तो बच्चों आगे बात करते हैं हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम। ध्यान रखना, इस स्पेक्ट्रम का अध्ययन किसने किया था, बामर ने, जैकब बामर ने।
किसने अध्ययन किया? बामण ने अध्ययन किया। उसने जब हाइड्रोजन परमाणु की गैस की बात की, हाइड्रोजन परमाणु की गैस की बात की, तो उसने क्या देखा कि पर्दे पर, यहाँ पे किसके लिए किया? ये हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम है, ध्यान रखना। देखो ये एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आपकी बुक में गिवन है ये पूरी बात, इसलिए मैं करवा, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। उसने क्या देखा, ध्यान रखना, ये हमारा क्या है? पर्दा है। और ध्यान रखना ये जो ब्लैक वाला पार्ट किया इसको आप चमकीला समझना। इस ब्लैक वाले पार्ट को आप क्या समझोगे? चमकीला। और जो व्हाइट पार्ट है उसको आप क्या समझोगे? काला। ध्यान रखना, व्हाइट पार्ट को क्या समझोगे? आप काला समझोगे। और इस ये जो व्हाइट है ये कैसा भाग है? अदीप्त भाग है। अब मैं इसको अदीप्त कर नहीं सकता, और ये जो है वो कैसा भाग है? दीप्त भाग है। तो पर्दे पर क्या होती है? हमको अदीप्त पर्दे पर हमको कुछ दीप्त फ्रिंजें दिखाई देती है, दीप्त चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। तो बामण ने क्या देखा कि हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई देती है। एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर, एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर जाने पर इन रेखाओं की तीव्रता घटती जाती है, तीव्रता व इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी घटती जाती है। तीव्रता भी घट रही है और इनके बीच की दूरी भी घट रही है। और ध्यान रखना, इन्हें अल्फा, बीटा, गामा तथा डेल्टा नाम दिया गया। यह नाम उसने दिया। बहुत सारी रेखाएं होती है, ये आगे जाके देखोगे तो बहुत पतली पतली सी बहुत सारी रेखाएं नजदीक होती है। तो ये आगे तक चलता है, तो इस तरह से उसने नाम दे दिया। इसकी तरंगदैर्ध्य 656.3 नैनोमीटर, 656.3 नैनोमीटर। इसकी 486.1 नैनोमीटर। नैनोमीटर का मतलब होता है 10 की घात -9 मीटर। कितना होता है? 10 की घात -9। ये 434.1, ये 410.2 नैनोमीटर। तो ये अध्ययन किया था बामण ने। किसने अध्ययन किया? बामण ने देखा। और ध्यान रखना, इस श्रेणी को हम क्या कहते हैं? इन रेखाओं के इस स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? बामर श्रेणी। क्या कहते हैं इसको? बामर। हम पढ़ेंगे लाइनमैन श्रेणी, बामर श्रेणी, पास्टन, ब्रैकेट पर हम सारी बात करेंगे। यह बामण ने देखा था, इसलिए इस श्रेणी को हम लोग क्या कहते हैं? बामर श्रेणी कहते हैं। क्या कहते हैं? बामर श्रेणी कहते हैं। ध्यान रखना, इसको नोट कर लो आप, हम आगे बात करते हैं। इसको नोट कर लो। और इस श्रेणी के लिए बामण ने क्या दिया? एक फॉर्मूला दिया। इन रेखाओं के लिए बामण ने एक फॉर्मूला भी दिया, जिसकी भी हम लोग बात करेंगे, तो नोट कर लो। अब देखो, इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए, इन स्पेक्ट्रमी रेखाओं के लिए, बामण ने एक रेखाओं की तरंगदैर्ध्य ज्ञात करने के लिए बामण ने एक सूत्र दिया। अब उसकी बात करें तो क्या हो जाएगा? 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ये फॉर्मूला दिया बामण ने। 1/λ बराबर r 1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ध्यान रखना, ये फॉर्मूला दिया। और n2 बराबर यहाँ पर ध्यान रखना क्या होगा? 3, 4, 5, 6 से लेके कुछ भी हो सकता है। और r को हम कहते हैं रिडबर्ग नियतांक।
क्या कहते हैं आर को? रिडबर्ग नियतांक कहते हैं, ध्यान रखना। आर एक कांस्टेंट होता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिडबर्ग नियतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? रिडबर्ग नियतांक। और इसकी वैल्यू होती है 1.097 इंटू 10⁷ मीटर इनवर्स। बहुत बार एक आर आता है गैस स्थिरांक, यहाँ पर आर है रिडबर्ग नियतांक। और ध्यान रखना ये आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए, इससे आपकी सारी बात क्लियर हो जाएगी। ये आपको पता होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला बामर ने दिया और इस फॉर्मूले को हम प्रैक्टिकली प्रूफ भी कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है इस चीज को प्रैक्टिकली। इस चीज की व्याख्या, ये जो हमने स्पेक्ट्रम पढ़ा, इसकी व्याख्या किसने की? बोहर ने की। किसने की? बोहर ने अपने मॉडल में इस चीज की पूरी क्या की? व्याख्या की। वही हमको पढ़ना है। अब ध्यान रखना, अब आवर्ती बोले तो आपको पता है न्यू बराबर क्या होता है? c/λ। तो यहाँ से आपको 1/λ बराबर क्या आ जाएगा? ν/c। तो इसको अगर मैं ν/c लिखूं, क्या लिखूं? ν/c। तो न्यू बराबर क्या होगा? c आ जाएगा गुणा में RC/1/2 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। तो ये चीज भी आपको क्या करनी है? ध्यान रखना। तो ये और इस प्रकार हम लोग आगे बात करते हैं। ये है किसके लिए? बामर के लिए। किसके लिए? बामर के लिए। अलग अलग वैज्ञानिकों ने और बातें की। आगे आप इसको नोट कर लो, फिर हम बात करते हैं, आगे बात करते हैं। ठीक है, नोट कर लो, अच्छे से नोट कर लो। अब हम बात करते हैं बोहर मॉडल द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। अब हमारा टॉपिक क्या है? बोहर मॉडल द्वारा हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसके द्वारा? बोहर मॉडल के द्वारा। उसने किस प्रकार हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की व्याख्या की, यही हमको समझना है। ये हमारा टॉपिक है। इसको बच्चों हम लोग कल कंटिन्यू करेंगे। आज के लिए इतना रखते हैं, ध्यान रखना बच्चों। आपको नोट्स जो है 11 चैप्टर, 12 चैप्टर, 13, 14, 15 तक के नोट्स मिल चुके हैं। 16वें चैप्टर के नोट्स भी आपको स्कूल के अंदर प्रोवाइड करा दी जाएंगे। आपको नोट्स चाहिए ले आ सकते हो। और स्कूल है और आई थिंक अभी 15-16 दिसंबर तक बंद कर दी, दिवाली के बाद खुलेगी। क्या होगा इसके बारे में कोई आइडिया नहीं, इसलिए आप अपनी ऑनलाइन स्टडी जारी रखें। बच्चों वीडियो को देखते रहें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें, जितना हो सके उतना शेयर करें, तो आपके लिए फ़ायदा होगा। ठीक है, थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। आगे हम और से चलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।